हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। आज हम जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो जो भी फ्रेंड हाई स्कूल में हैं और यूपी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए यह वीडियो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड, देखते हैं अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन, इससे पहले हम परावर्तन पढ़े हैं और अब हम आज पढ़ेंगे अपवर्तन। देखिए, अपवर्तन का डिफिनीशन यही होता है कि जब प्रकाश की एक किरण, ये है हमारा कोई एक रेखा जो दो माध्यम को अलग करती है। दो माध्यम कौन कौन से होंगे? तो एक होता है हमारा विरल माध्यम और एक है हमारा नीचे जो है सघन माध्यम। जैसे कि जल, ये क्या है? सघन माध्यम है। तो देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी भटक जाती है। वो सीधा ना जाकर अपने मार्ग से कभी इधर उधर चली जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, देखिए, यह एक अभिलंब है और यहाँ से प्रकाश की किरण ऐसे आती है। यह विरल माध्यम है। विरल माध्यम से प्रकाश की किरण जब आती है और जब यह जल में प्रवेश करती है, यानी दूसरे माध्यम में, यह है पहला माध्यम और ये है दूसरा माध्यम। तो जब दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यानी यह अभिलंब के तरफ झुक जाती है, यानी थोड़ा इधर झुक जाती है, जबकि इसका मार्ग जो है सीधा ऐसे होना चाहिए, लेकिन यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, देखिए, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, इस घटना के अंतर्गत जो आने वाली किरण होती है उसे हम कहते हैं आपतित किरण। और जो किरण अपवर्तन के बाद दूसरे माध्यम में चली जाती है उसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण। उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण कहते हैं। देखिए, और ये क्या है? हमारा अभिलंब। क्योंकि जिस बिंदु से प्रकाश का अपवर्तन होता है उस बिंदु पर हम एक रेखा खींचते हैं, लंब डालते हैं, जिसे हम कहते हैं अभिलंब। देखिए, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। जिसे हम आपतन कोण कहते हैं और इसे हम आई से इंडिकेट करते हैं। ये क्या है? हमारा आपतन कोण। आपतन कोण। और दूसरा जो है, जब प्रकाश की जो आपतित किरण जो होती है वो दूसरे माध्यम में जाने के बाद जो अपवर्तन उसका होता है, यानी अभिलंब की तरफ झुक जाती है, तो यह अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण, जिसे हम आर से इंडिकेट करते हैं। स्मॉल आर से। और इसे क्या कहते हैं? तो अपवर्तन कोण कहते हैं।
ये जो है ये है जल, द्रव माध्यम, जिसे हम विरल या जिसे हम सघन माध्यम भी कहते हैं। ठीक है, तो यह है जल, यानी जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यह घटना जब होती है तो उस समय एक नियम का उत्पादन होता है, जिसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं, और उसे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। उसमें से एक रूल है, उसे हम स्नेल का भी नियम कहते हैं। तो देखिए, जो आई है उसे हम अपतन कोण कहते हैं, और जो आर है वो उसे हम अपवर्तन कोण कहते हैं। ये जो होता है हमारा अविलंब होता है, ये है अविलंब, और इसी से बनता है अपवर्तन का नियम। तो चलिए आगे चलते हैं, अपवर्तन का नियम क्या होता है। देखिए, अपवर्तन का नियम क्या है कि अपवर्तन के नियम में जो हमारा पहला नियम है वो है आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित होते हैं। तो जैसा कि हम बताए हैं, ये था हमारा एक रेखा जो दो माध्यम को अलग कर रहा था, विरल और सघन माध्यम को। ये था हमारा अभिलंब। ठीक है, और ये प्रकाश की आपतित किरण थी, और ये प्रकाश यहाँ अपवर्तित हो रहा था, और ये जो इसका काल्पनिक मार्ग था। ठीक है, ये है आई। ठीक है, ये है अपवर्तित किरण, आपतित किरण, यानी आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी ये है आपतित किरण, ये है अभिलंब, और ये है हमारा अपवर्तित किरण। ये तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित है ना, यानी इनका जो तल है एक ही है, एक बिंदु है। इसी बिंदु पर यह स्थित है। आपतित किरण जो आ रही है तो ये भी इसी बिंदु पर गिर रही है, और जो अभिलंब है इसी बिंदु से होकर गुजर रहा है, और जो अपवर्तित किरण है वो भी इसी बिंदु से अपवर्तित हो रही है। तो इससे यही नियम निकलता है, एक नियम का प्रतिपादन होता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब जो है एक ही तल में स्थित होते हैं। और जो दूसरा नियम है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या यानी साइन और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, जिसे हम पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे आप ये है आपतन कोण, और आर क्या था, अपवर्तन कोण था। तो आई और आर की ज्या यानी साइन का अनुपात जो होता है उसका वह एक नियतांक होता है, यानी कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, जिसे हम पहले के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी यह पहला माध्यम था और ये था दूसरा माध्यम। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक है, क्योंकि इसमें दो माध्यम जो था, एक वायु था और एक था जल, तो इसे हम कह सकते हैं वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ये था हमारा अपवर्तन का नियम। तो देखिए फ्रेंड, ये है स्नेल का नियम। जो अपवर्तन का जो दूसरा नियम था उसे ही हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यह स्नेल का नियम जो है किसी एक वर्णीय प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्यात और अपवर्तन कोण की ज्या में एक निश्चित अनुपात होता है, जिसका जो कि एक कांस्टेंट होता है, उसे ही हम स्नेल का नियम कहते हैं।
ठीक है। देखिए एक वर्णीय प्रकाश यानी किसी एक रंग के प्रकाश के किरण के लिए यह होता है कांस्टेंट होता है, और अलग अलग प्रकाश के अलग अलग रंगों के प्रकाश के किरण के लिए जो इसका जो मान जो होता है अलग अलग होता है। इसे हम सापेक्ष इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक भी अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, यानी किसी एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो अगर प्रकाश की जो किरण है वो किसी अलग रंग की है तो उसका जो अपवर्तनांक होगा वो अलग होगा। जैसे मान लीजिए कि तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ जो अपवर्तनांक होता है उसका मान कम होता जाता है। देखिए लाल रंग का जो प्रकाश होता है उसका अपवर्तनांक सबसे कम, जो लाल रंग का अपवर्तनांक होता है, जो लाल रंग का जो प्रकाश होता है, जो लाल रंग का प्रकाश होता है उसका जो अपवर्तनांक होता है जो अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है, ठीक है। और जो बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है उसका जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है अपवर्तनांक होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि किसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और किस रंग का अपवर्तनांक जो है सबसे कम होता है। ठीक है फ्रेंड, देखिए तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ साथ ये जो अपवर्तनांक है इसका मान कम होता जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो तरंगदैर्ध्य है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी जो तरंगदैर्ध्य है वो अपवर्तनांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब अगर अपवर्तनांक मान लीजिए कि कोई रंग है, किसी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो तरंगदैर्ध्य कम होगा, और तरंगदैर्ध्य ज़्यादा है तो अपवर्तनांक कम होगा। ठीक है, अब इसे भी याद रखेंगे। अगर मान लीजिए न्यूमेरिकल कोई लगाना पड़ जाए तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। देखिए और जो अपवर्तनांक होता है वो ताप के भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी ताप बढ़ने पर उसका अपवर्तनांक जो होता है घटता है, और ताप कम होता है तो अपवर्तनांक ज़्यादा होता है। यानी जो अपवर्तनांक होता है किस पर निर्भर करता है। देखिए जो अपवर्तनांक है जो अपवर्तनांक होता है वो किस पर निर्भर करता है, तो तरंगदैर्ध्य पे निर्भर करता है और ताप पे। यानी अपवर्तनांक जो होता है दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अपवर्तनांक जो होता है दोनों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर ताप को बढ़ाया जाए तो अपवर्तनांक कम होता है, अगर ताप कम है तो अपवर्तनांक ज़्यादा रहेगा किसी रंग का। मान लीजिए लाल रंग का जो प्रकाश है उसका ताप अगर ज़्यादा हो तो उसका अपवर्तनांक जो होगा बहुत कम होगा, और वैसे बहुत कम होता भी है। और मान लीजिए कि अगर ताप कम है तो उसका अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए ये था हमारा सापेक्ष अपवर्तनांक।
ये था सापेक्ष अपवर्तनांक। और एक और होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक निरपेक्ष अपवर्तनांक देखिए क्या होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है होता है प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में, मान लीजिए कोई दूसरा माध्यम है, तो उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये जो होता है निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा उस माध्यम में, उस माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है उसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो आप इसे भी याद रखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है उसे हम म्यू से इंडिकेट करते हैं, इसे हम म्यू कहते हैं। ये इस प्रकार बनता है, ये यू की टाइप का बनता है, इसे हम म्यू कहते हैं। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम म्यू से इंडिकेट करते हैं और इसका जो डिफिनीशन है वो ये है कि निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसे हम कहते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक। मान लीजिए ये एक रेखा जो दो माध्यम को अलग करती है, तो ये जो है निर्वात है, ये जो है निर्वात है, और ये जो है कोई माध्यम में मान लीजिए जल है, ठीक। तो जल है, तो जब प्रकाश की मान लीजिए कोई किसी रंग का प्रकाश है और वो इस माध्यम में जाता है, तो उसका अपवर्तनांक ज्ञात करना हो, उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछ दे ज्ञात करने के लिए, तो हम इसी रूल से ज्ञात करेंगे। निर्वात में प्रकाश की चाल बटा जल में, या उस जहाँ जल में प्रकाश की चाल, इससे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। इसे हम क्या ज्ञात करेंगे? तो निरपेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। अब देखिए जो अपवर्तन होता है उसके कारण कुछ घटने वाली घटनाएं होती हैं। देखिए फ्रेंड, ये है प्रकाश का अपवर्तनांक का डिफिनीशन। जो आपतन कोण की ज्या एवं अपवर्तन कोण की ज्या के अनुपात को हम अपवर्तनांक कहते हैं। लेकिन हम क्या पढ़े हैं अभी? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और क्या पढ़े हैं? सापेक्ष अपवर्तनांक। तो ये जो अपवर्तनांक है यही सापेक्ष अपवर्तनांक, इसे ही हम सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो पहला माध्यम है वो माध्यम कुछ और हो जाए, निर्वात ना होकर कुछ और हो, तो उसे हम सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। तो उस माध्यम में ये जो है उस कंडीशन में ये फार्मूला लगेगा। लेकिन अगर निर्वात हो और निरपेक्ष अपवर्तनांक पूछे तो उसके लिए हम वो जो फार्मूला था निरपेक्ष अपवर्तनांक का, μ निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, तो इसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कर लेंगे। और ये जो है हमारा अपवर्तनांक का फार्मूला है sin i बाई sin r, ठीक। इस अपवर्तनांक का जो होता है कोई मात्रक नहीं होता है और ना ही कोई बीमा होती है। तो देखिए फ्रेंड, जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो घटने वाली घटनाएं हैं, तो इससे कोई क्या घटनाएं घटती हैं? देखिए, इससे जो पहली घटना घटती है वो ये है कि देखिए, द्रव में अंशतः डूबी हुई जो सीधी छड़ होती है वो टेढ़ी दिखाई देती है। मान लीजिए किसी द्रव में अगर हम कोई छड़ डाल दें या कोई पेंसिल डाल दें, तो जो उसका जो अगर आधा हिस्सा अगर बाहर रखें और आधा हिस्सा पानी में रखें, तो देखने पर ऐसा लगता है कि द्रव में जो है
पेंसिल जो है टेढ़ी दिखती है। ठीक है, तो ये जो टेढ़ी दिखने का जो कारण होता है वह अपवर्तन होता है। वो अपवर्तन के कारण ही वो पेंसिल क्या होती है, पानी में टेढ़ी दिखती है। और देखिए दूसरा जो घटना है, जब तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, यानी इससे क्या, देखिए इससे क्या होता है कि तारे टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वो जो होता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। वो ऐसे होता है कि जब हम जो प्रकाश के जो वहाँ से आता है, तो वहाँ से आने के बाद जैसे कि प्रकाश के कारण हम उस तारे को देख पाते हैं, तो उसके और हमारे आँख के जो बीच दूरी है उसमें कुछ माध्यम है। इस माध्यम के कारण क्या होता है कि जो उसकी प्रकाश है वो तो प्रकाश जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए जो तीसरी घटना है, सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य क्या दिखाई देता है। तो यह भी जो सूर्य दिखाई देता है डूबने के बाद भी, तो वह अपवर्तन के कारण होता है। देखिए जब सूर्य सुबह में निकलता है, तो निकलने से पहले उसकी जो किरणें जो होती हैं वो जब पृथ्वी पर जब पड़ती हैं, तो जो पृथ्वी के जो वायुमंडल होता है, इस वायुमंडल में प्रकाश के जो सूर्य के प्रकाश की जो किरण है उसका जो अपवर्तन हो जाता है, और उस अपवर्तन के कारण ऐसा लगता है कि सूर्य निकल चुका है, या और जब डूब जाता है तो ऐसा लगता है कि सूर्य दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। यह अपवर्तन के कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिए चौथी जो घटना है, पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है। यह भी क्या है, अपवर्तन की घटना है। और जो पांचवा घटना है कि जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये 5 घटनाएं हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली 5 घटनाएं हैं, जो कि एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बहुविकल्पीय क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई पड़ती है, क्यों दिखाई पड़ती है? ऑप्शन में दे देगा प्रकाश के परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और अब हम आगे में मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद वीडियो